नमस्कार दोस्तों, ऑटोमैनिक द मैकेनिकल क्लब में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सूरज कुमार और आज मैं आपको कराऊंगा थर्मोडायनेमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके एसएससी जेई डीएमआरसी और एनएफएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस डाटा कलेक्शन है जितने भी एसएससी जेई एग्जाम्स डीएमआरसी और एनएफएल में हुए हैं, तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी आने वाले एग्जाम्स के लिए अपने। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं एमसीक्यूज करवाने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पहले आपको पता होना चाहिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है क्या। ये जो क्वेश्चन है एसएससी जेई का कोई भी एग्जाम या कोई भी शिफ्ट नहीं है जिसमें क्वेश्चन नहीं आता। हर एक शिफ्ट में हर एक एग्जाम में आपको मिलेगा, तो 1 मार्क्स आपका कंफर्म है कि आपको ये क्वेश्चन करके ही जाना है चाहे कुछ हो जाए। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पूछी गई। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है थर्मोडायनेमिक्स में? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करती है। तो इन चारों प्रॉपर्टीज में से मास पे कौन सा डिपेंड करती है, वो इसका आंसर आ जाएगा आपका वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम डिपेंड करती है मास पे। ठीक है, इससे पहले अब हमने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी होती है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? जो मास पे डिपेंड करती है। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी? जैसे कि एनर्जी जो मास पे डिपेंड करेगी। मास का साइज इंक्रीज करूंगा, एनर्जी का साइज इंक्रीज होगा, एनर्जी ज्यादा होगी। एंथैल्पी मास पे डिपेंड करती है, एंट्रोपी मास पे डिपेंड करती है, हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम, ये सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो मास पे डिपेंड करती है। और ये क्वेश्चन इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, वो एंट्रोपी भी दे सकते हैं आपको। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पूछने के लिए कुछ भी ऑप्शन में डाल सकते हैं। तो आपको इस सारे अगर याद है एग्जाम्पल्स तो आप आसानी से कर लोगे, 1 मार्क्स आपका कंफर्म है। और पूछेंगे आपसे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड नहीं करती। एग्जांपल्स क्या है? हार्डनेस, टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी। अब ये कैसे, मतलब डिपेंड क्यों नहीं करती? जैसे कि टेम्परेचर है एक रूम का, आप रूम का साइज कितना भी इंक्रीज कर दो, टेम्परेचर सेम ही रहेगा। आपका रूम टेम्परेचर जो भी जिसे कहते हैं हम, बाहर का टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर, आप कितना भी वॉल्यूम उसका इंक्रीमेंट कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन उसका क्या टेम्परेचर जो है फिक्स रहेगा, टेम्परेचर उसका चेंज नहीं होगा। प्रेशर जो है एक सिलेंडर में, सिलेंडर का साइज इंक्रीमेंट कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन प्रेशर सेम रहे। अगला क्वेश्चन है, एन ओपन सिस्टम इज वन इन विच। ओपन सिस्टम के बारे में पूछा गया। तो ओपन सिस्टम क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स में? ओपन सिस्टम आपका होता है कि जैसे कि पहला ऑप्शन है, हीट एंड वर्क कैन क्रॉस बट मास डू नॉट क्रॉस सिस्टम बाउंड्री। हीट और वर्क जो है एक सिस्टम बाउंड्री होती है, वो क्रॉस कर सकती है लेकिन मास क्रॉस नहीं करेगी, इससे बोला गया ओपन सिस्टम। आगे बी कर लेते हैं, मास कैन क्रॉस बट हीट एंड वर्क डू नॉट क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। क्या ये है ओपन सिस्टम? मतलब मास क्रॉस कर सकती है लेकिन हीट और वर्क क्रॉस नहीं करेंगे। अगला ऑप्शन है सी, बोथ द हीट एंड वर्क एज वेल एज मास कैन क्रॉस। हीट और वर्क और मास दोनों क्रॉस कर सकते हैं सिस्टम की बाउंड्री का। अभी मैं इसको एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ क्या होता है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। और नेदर हीट नॉर मास कैन क्रॉस, हीट और मास दोनों में से कोई क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका मास, बोथ हीट एंड वर्क एज वेल एज मास कैन क्रॉस। ओपन सिस्टम में हीट और वर्क और मास दोनों ही क्रॉस कर जाती है बाउंड्री को, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, इसको समझ लेते हैं जरा, क्योंकि एसएससी जेई में क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है। पिछली बार ओपन सिस्टम आया था, तो अगली बार आइसोलेटेड या क्लोज सिस्टम आ जाएगा। तो तीनों समझ लेते हैं, तीनों सिस्टम क्या होता है। क्लोज सिस्टम पूछा गया। क्लोज सिस्टम में क्या होता है? हीट एंड वर्क क्रॉस बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। हीट और वर्क जो है सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर लेगी लेकिन मास क्रॉस नहीं करेगा, मास फिक्स रहेगा। जैसे कि एग्जांपल है, कप ऑफ कॉफी विद लिड ऑन इट। आपने कॉफी आपके पास कप में, उस पर आपने लिड रखा है, ढक्कन रखा हुआ है, तो उसके अंदर से मास जो है क्रॉस नहीं करेगा लेकिन हीट जो है उसमें से ट्रांसफर होती रहेगी। ठीक है, ओपन सिस्टम की बात करेंगे तो बोथ मास एंड हीट एंड वर्क कैन क्रॉस बाउंड्री। ठीक है ना, दोनों क्रॉस कर जाएंगे। जैसे कि ह्यूमन ईटिंग फूड, हम फूड खाते हैं, हमारा इंटरेक्शन होता है सराउंडिंग्स के साथ, उसके बाद हम फूड को इजेक्शन कर देते हैं, फूड आउटलेट होता है, तो हमारे में मास भी ट्रांसफर हो रहा है और हमारा इंटरेक्शन भी हो रहा है, हीट इंटरेक्शन हो रहा है हमारे साथ। तो ये ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है। एक रेफ्रिजरेटर भी ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है। आगे बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या है? फिक्स्ड मास, नो हीट एंड वर्क इंटरेक्शन टेक प्लेस। कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर, ना मास का इंटरेक्शन होगा ना हीट एंड वर्क। एग्जाम्पल दूं तो मैं मिल्टन की वाटर बोतल, आप उसका एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे कि पानी, मिल्टन की वाटर बोतल आती है, उसके अंदर गर्म पानी डालते हैं तो हम बहुत टाइम तक गर्म ही रहता है। ठीक है,
लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखनी होगी, कोई भी सिस्टम 100% आइसोलेटेड नहीं होता, ठीक है। कोई भी सिस्टम होगा 100% आइसोलेटेड नहीं होता। तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल दे दिया मैंने आपको सिंपल सा। स्लाइड की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। तो कौन से लॉ को बोलते हैं? ये बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बोलते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बोलते हैं। 1 मिनट। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात की है तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझना जरूरी है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने 2 स्टेटमेंट पढ़ी है, आप सबने पढ़ी होगी, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लोसियस स्टेटमेंट। तो लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी जो है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड है। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बोलता है इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन वर्किंग ऑन अ साइक्लिक प्रोसेस हुज सोल पर्पस इज टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू वर्क। ये कहता है कि ऐसा कोई इंजन पॉसिबल नहीं है बनाना जो हीट को कंप्लीटली वर्क में ट्रांसफॉर्म कर दे, कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि एनर्जी जब हम हीट को वर्क में ट्रांसफॉर्म करेंगे या कन्वर्ट करेंगे तब वो एनर्जी डिग्रेड होगी, मतलब एनर्जी खत्म होएगी। मतलब हम वर्क को तो 100% हीट में ट्रांसफर कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हीट को जो है लो ग्रेड एनर्जी बोला गया और वर्क को जो है हाई ग्रेड एनर्जी बोला गया। तो लॉ ऑफ डिग्रेडेशन एनर्जी यही कहती है कि जब हम हीट को वर्क में कन्वर्ट करेंगे तो एनर्जी थोड़ी सी वेस्ट होगी, मतलब डिग्रेड होगी। इसी को सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बताया गया कि कंप्लीटली हीट जो है वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी। होप आपको समझ में आ गया होगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ परफेक्ट गैस अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट पूछी गई है। तो बॉयल्स लॉ में ये कहता है कि प्रेशर जो है वॉल्यूम के जो है आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर जो है वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका ऑप्शन आंसर ए आ जाएगा। अब हमने बॉयल्स लॉ की बात की है तो इसके जो 2 भाई हैं चार्ल्स लॉ और गे लुसाक लॉ, वो भी हर बार पूछा जाता है। कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, चार्ल्स लॉ पूछ सकते हैं या बॉयल्स लॉ या गे लुसाक लॉ, कुछ भी पूछेंगे, रिलेशन दे देंगे। और ये क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए इसको भी समझ लेते हैं डिटेल में, तीनों लॉ को समझ लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड से बॉयल्स लॉ तो यही था, अभी बात डिस्कस की। द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ ए परफेक्ट गैस वेराइज इनवर्सली एज इट्स वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। 1 मिनट इधर। प्रेशर जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, ठीक है। यही बताया गया बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आगे बात करते हैं चार्ल्स लॉ की, ठीक है। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? चार्ल्स लॉ कहता है द वॉल्यूम ऑफ ए परफेक्ट गैस वेराइज डायरेक्टली एज इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। तो चार्ल्स लॉ को ऐसे दिखाएंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ। ये भी पूछा जाता है आपसे, कोई भी क्वेश्चन इनमें से पूछ सकते हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी लॉ पूछा जाता है, SSC JEE में तो बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। कोई भी एक लॉ कंफर्म आना ही है आपका, 1 मार्क्स पक्का होने वाला है यहाँ से कंफर्म, ठीक है। आगे बात करते हैं गे लुसाक लॉ की। गे लुसाक लॉ बोलता है द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ ए परफेक्ट गैस वेराइज डायरेक्टली एज इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। प्रेशर का टेम्परेचर के साथ रिलेशन दिखाया गया है। प्रेशर जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये कहता है गे लुसाक लॉ, ठीक है। और वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो गे लुसाक लॉ भी पूछ सकते हैं आपसे, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमने सारे डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर्स्ड जूल साइकिल इज नोन एज। ये क्वेश्चन पिछली बार ही पूछा गया SSC JEE में, 2 शिफ्ट में आया था। तो आपका रिवर्स जूल साइकिल, इसका आंसर तो हो जाएगा आपका बेल कोलेमन साइकिल, ठीक है। आंसर की बात करेंगे तो आपका आंसर B बेल कोलेमन साइकिल इसका आंसर हो जाएगा। रिवर्स जूल साइकिल बोलते किसको हम? बेल कोलेमन साइकिल को बोलते हैं। एक्चुअली में है कि हमने ब्रेटन साइकिल पढ़ी होगी, ब्रेटन साइकिल, रिवर्स्ड ब्रेटन साइकिल को ही बेल कोलेमन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। मैं आगे इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा, ठीक है।
तो सेकंड पार्ट में मैं थर्मोडायनेमिक्स पे जो साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं सारे, वो सारे कवर करेंगे उसके अंदर, तब मैं आपको ब्रेटन साइकिल भी क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो उसके अंदर ब्रेटन साइकिल भी डिस्कस कर लेंगे। तो रिवर्स्ड जूल साइकिल को ही बेल कोलमैन साइकिल बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कार्नोट साइकिल है, रैंकिन साइकिल, एरिक्सन साइकिल, जो भी साइकिल हम सारे सेकंड पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। इनमें से क्वेश्चन आना ही है 100%, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द कंडीशन फॉर एन इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस की कंडीशन क्या है? तो इसका आंसर आपको हमने पढ़ा है कि जब भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है। हम पढ़ते आए हैं थर्मोडायनेमिक्स में भी। कैसे होता है? जब भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो फ्रिक्शन होता है वहां पे, ठीक है ना। वो फ्रिक्शनलेस प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। तो मतलब वहां फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन होने की वजह से हीट जनरेटेड हुआ, और हीट जब भी जनरेट होती है एंट्रोपी विल ऑलवेज इंक्रीज, ठीक है। इसका आंसर जो आ जाएगा आपका, आ जाएगा आंसर इसका बी, ठीक है। इसका आंसर जो आ जाएगा आपका बी, ठीक है। इसका आंसर बी। तो डी क्यू बाय में टी, हमें पता है कि चेंज इन हीट इज डिवाइड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज एंट्रोपी। तो इसका आंसर जो है बी आ जाएगा, आपको बी आंसर करना है, ठीक है। इसका जो है ये जो प्रूफ है, ये जो वैलिड ये प्रूफ है, ये क्लोशियस इनइक्वालिटी से इसका प्रूफ निकला है। क्लोशियस इनइक्वालिटी डिस्कस कर लेंगे टॉपिक, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन कर दूंगा क्लोशियस इनइक्वालिटी को, तब आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 100% आना ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप चाहे कुछ कर लो, आपको इरिवर्सिबल पूछे तो आपको बी देना जवाब। अगर आपको पूछे कि रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस की कंडीशन क्या है, तब उसका आंसर क्या हो जाएगा? तब उसका आंसर ए हो जाएगा। डी क्यू डिवाइड बाई टी, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू 0, तब ये रिवर्सिबल हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि इम्पॉसिबल साइकिल के लिए क्या कंडीशन होगी, वो साइकिल जो पॉसिबल ही नहीं है, तो उसका आंसर आ जाएगा सी, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी इज ग्रेटर देन 0, तो वो उसका आंसर हो जाएगा इम्पॉसिबल साइकिल। ऐसी साइकिल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें से एक क्वेश्चन 100% कन्फर्म आना है, चाहे आप कुछ कर लो, आपको क्वेश्चन ये मिलेगा ही मिलेगा जब आप पेपर में बैठोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज किस टाइप का फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस है? इस पे क्वेश्चन हर बार आ रहा है। अब मैक्सिमम एग्जाम्स में आप देखोगे फ्री एक्सपेंशन पे क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया है एमसीक्यू। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज इरिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। तो इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अगली स्लाइड से डिस्कस कर लेते हैं। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या होता है? हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस ई। क्यू जब हीट जो ट्रांसफॉर्म करते हैं वर्क में, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है, ठीक है। तो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस क्या होता है? जो वर्क होता है हम वैक्यूम के अगेंस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो नो हीट ट्रांसफर हम उसको क्लोज कर लेते हैं, बिल्कुल इंसुलेट कर लेते हैं, तो हीट का कोई ट्रांसफर नहीं होता, तो क्यू जो होता है 0 हो जाता है, ठीक है। क्यू जो है उसके अंदर 0 हो जाएगा, और इसके अंदर टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है। सेकंड पॉइंट ये देखो आप, एज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट विच रिजल्ट्स इन नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये रहा, ठीक है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, इसके लिए इंटरनल एनर्जी कैसे 0 हुई? इसका इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है DE इज इक्वल टू mc/dt, ठीक है। तो dt क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में कोई चेंज आया ही नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तो DE 0 हो गया, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो गया। अब क्यू के फॉर्मूले आप जाओ तो क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस ई, क्यू 0 हो गया, E 0 हो गया, तो वर्क डन 0 हो गया, मतलब फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में कोई वर्क नहीं होता। ये तो थी प्रूफ। वैसे डायरेक्टली हमें पता करना हो तो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में क्यों वर्क डन 0 होता है, तो इस पॉइंट से समझ में आ जाएगा। ऑल्सो एज वर्क इज डन अगेंस्ट वैक्यूम, सो वर्क डन इज इक्वल टू 0। इसमें क्या करते हैं? वर्क डन जो होता है वैक्यूम के अगेंस्ट करते हैं। जब हम वर्क डन वैक्यूम के अगेंस्ट करते हैं तो वर्क डन हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। जब उसको फ्रिक्शन ही नहीं मिलेगा अपोज करने के लिए तो वर्क डन 0 रहेगा। जब फ्रिक्शन मिलेगा अपोज, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क किया जाएगा, वही वर्क डन काउंट होता है, ठीक है। अब जब वर्क डन की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सी और डिटेल में बात कर लेते हैं। वर्क डन जब हम सिस्टम पे करते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है बहुत ज्यादा कि वर्क डन हम सिस्टम पे करते हैं, तो आपको पता है उसे हम क्या, कौन सा वर्क डन काउंट करते हैं? उसे हम नेगेटिव वर्क डन काउंट करते हैं, ठीक है। और वर्क डन जो हमें मिलता है सिस्टम से, उसको हम पॉजिटिव काउंट करते हैं, क्योंकि हमें वर्क मिल रहा है तो हम पॉजिटिव काउंट कर लेंगे कि हमें मिला, ठीक है। और एक होता है हीट, जो हीट हम सिस्टम को देते हैं वो क्या होती है?
पॉजिटिव, ठीक है। और जो हीट हमें सिस्टम से मिलेगी, आउटपुट मतलब होगी हीट आपकी एग्जॉस्ट होगी, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव हीट। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच प्रोसेस इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है, किस प्रोसेस को आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, हमेशा चांसेस है इसके 90% से ज़्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसका आंसर आएगा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ठीक है, बी, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को आइसोकोरिक बोलते हैं, ठीक है। अब जब आइसोकोरिक को डिस्कस किया है तो इसके जो भाई हैं, जो भी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं आइसोकोरिक पूछेंगे आपसे, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पूछ सकते हैं, आइसोथर्मल पूछ सकते हैं, आइसेंट्रोपिक पूछ सकते हैं, इसमें क्या होता है, तो इन सबको डिस्कस कर लेते हैं। आइसोकोरिक में क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस रहता है, ठीक है। अगर मैं आइसोकोरिक को डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं तो प्रेशर, वॉल्यूम, और आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये लाइन स्ट्रेट जाएगी, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट दिख रही है आपको, ठीक है। प्रेशर चेंज आ रहा है P1 स्टेट से, यहाँ पे अलग स्टेट है, यहाँ पे अलग P2, ठीक है। और वॉल्यूम जो है हमें कांस्टेंट दिख रहे हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँ आइसोबारिक की, ठीक है। आइसोबारिक में क्या होता है, आइसोबारिक में जो है आपका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। आइसोबारिक ये भी पूछ लेते हैं, आइसोबारिक भी पूछ लेते हैं। तो आइसोबारिक में कांस्टेंट प्रेशर रहेगा, ठीक है। और आइसोथर्मल दिख रहा है आपको, यहाँ से पहले आइसोबारिक देख लो, प्रेशर लाइन दिख रही है आपको, कांस्टेंट है। V1 और V2 देखो अलग अलग स्टेट पे V1 और V2 चेंज आया, लेकिन प्रेशर वाली जो लाइन आप देख सकते हो बिल्कुल कांस्टेंट है, ठीक है। प्रेशर में कोई चेंज नहीं आया तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और आपसे पूछेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा आइसोथर्मल प्रोसेस, ये एक्सपेंशन के लिए है, ठीक है। तो पीवी डायग्राम पे आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक भी बोलते हैं, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कभी कभार, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस किसको बोलते हैं। ऑप्शन में डाल देंगे आपको, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर या एडियाबैटिक, तो आपको करना होगा, ठीक है। एडियाबैटिक का भी इस तरह से थोड़ा सा कर्व में, ठीक है। तो ये होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे करते हैं, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी इज गिवन बाय। अब ये क्वेश्चन भी आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन इतना नहीं आता, इसके मतलब कम चांसेस है। क्वेश्चन किस तरह से आता है मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि और किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा CP माइनस CV इज इक्वल टू R, ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपको करना है इसका आंसर, ठीक है। CP माइनस CV इज इक्वल टू R, ठीक है। इसको समझा देता हूँ मैं किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं CP और CV से, अगली स्लाइड से देख लेते हैं। आपको पता है CP माइनस CV इज इक्वल टू R, ये रिलेशन बताया। CP क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, CV क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और R क्या है, R आपका गैस कांस्टेंट, ठीक है। अलग अलग गैस के लिए अलग अलग वैल्यूज होगी R की, ठीक है। तो आगे इसको हमने क्या किया, ऊपर जो इक्वेशन है उसको CV से डिवाइड कर दिया। अगर हम सबको CV से ऊपर वाले इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस R डिवाइड बाई CV, ठीक है। गामा क्या है, CP डिवाइड बाई जो CV किया हमने ऊपर, उसको गामा लिख दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है, ये जो इक्वेशन ऊपर लिखी है मैंने जिसको सर्कल किया है, गामा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई R, 1 प्लस R डिवाइड बाई CV। तो इसमें क्या है, आपसे क्वेश्चन गामा की वैल्यू दे देगा, ठीक है, आपको CV की वैल्यू दे देगा, लेकिन वो R की वैल्यू आपको नहीं देगा। वो आपको किस चीज़ की वैल्यू देगा, वो आपको मोलिकुलर मास की वैल्यू देगा, M की, ठीक है, M की वैल्यू देगा। अलग अलग गैस के लिए अलग अलग है, मोलिकुलर मास अलग अलग, ठीक है। तो वो आपको M की वैल्यू देगा, और आपको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसको बोलते हैं RU को, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 8314 जूल्स पर किलोग्राम केल्विन, ठीक है, 8314 जूल्स पर किलोग्राम केल्विन। तो ये फिक्स है, ठीक है ना, 8314 जूल्स पर किलोग्राम केल्विन, ठीक है। आपको मोलिकुलर मास की अलग अलग वैल्यूज दे देगा। इसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू RU डिवाइड बाई M। आपको M की वैल्यू देगा, ठीक है, मोलिकुलर मास किसी भी गैस का, और RU की वैल्यू आपको नहीं भी देगा तो आपको पता होना चाहिए, ऑटोमेटिक आपको करना है, अगर वो नहीं देगा तो न्यूमेरिकल में।
और आपको आर की वैल्यू खुद निकालनी पड़ेगी, और ये जो ऊपर इक्वेशन है इसमें पुट करके आपको वैल्यू निकालनी होगी। अगर वो गामा को की वैल्यू निकालने को बोलता है तो आप गामा की वैल्यू निकाल दो, वो आपको CV की वैल्यू देगा, तो आपको गामा की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपसे इक्वेशन भी ये पूछ लेगा गामा इज इक्वल टू 1 + R / CV, इनमें से कौन सा रिलेशन, तो आपको ये बताना होगा, मतलब इन्हीं रिलेशंस में से पूछ लेगा। तो क्वेश्चन इस तरह से आ रहे हैं, CP - CV इज इक्वल टू R, ये भी आ सकता है नेक्स्ट में, क्या पता। ठीक है, तो आपको हर तरह से तैयार रहना है कि न्यूमेरिकल भी आ सकती है इसमें। R इज इक्वल टू RU/M हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल आ रहे हैं आजकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ दीज प्रॉपर्टीज इज एन इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। अब ये कह रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल अभी समझते हैं, पहले बता दूं मैं आपको इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इनमें से कौन सा है। हीट एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ठीक है, इसका आंसर आएगा E। अब मैं आगे बाकी सारे जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, एक आगे स्लाइड में आपको सारा समझा देता हूँ। इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता क्या है, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच डिपेंड अपॉन पाथ। वो प्रॉपर्टीज है थर्मोडायनेमिक्स की जो पाथ पे डिपेंड करते हैं। मतलब मैं यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, ये स्टेट 1 और ये स्टेट 2। ठीक है, तो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल उनको बोलेंगे जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, इनको पाथ फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हीट, वर्क, आर्क लेंथ। ठीक है ना, ये एंड कंडीशंस पे डिपेंड नहीं करते। आप ऐसे नहीं कर सकते जैसे 2 में से 1 माइनस कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आप V1 - V2 कर देते हो वॉल्यूम में, ऐसे नहीं कर सकते इसके अंदर। इसमें आपको पूरा पाथ देखना पड़ेगा, कहाँ से कैसे कैसे आपका इंटरेक्शन हुआ है, किस रास्ते के थ्रू हुआ है, किस पाथ के थ्रू हुआ है। ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं पाथ फंक्शन। ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ठीक है ना, जैसे आर्क की लेंथ है मान लो, ठीक है, अब 1 है पॉइंट और ये 0.2 है। ठीक है, आप क्या ऐसे निकाल सकते हो क्या, 2 में से 1 माइनस कर दिया आपने सीधा कर दोगे? नहीं, आपको पाथ पे डिपेंड होना होगा कि किस पाथ को फॉलो किया। क्या पता इसने ऐसे पाथ फॉलो किया हो। ठीक है, तो ये जो है पाथ फंक्शंस होते हैं। ठीक है, आगे मैं बात कर लूँ जरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल की। सॉरी, ठीक है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स की बात कर लूँ तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स को क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, ये एंड कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि वॉल्यूम आपको पता है, प्रेशर पता है, P1 - P2 आप करोगे या P2 - P1 डायरेक्टली करोगे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट निकलते हैं डिफरेंशियल, जस्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल है इनका, दोनों का डिफरेंस लेके आप डायरेक्ट निकाल लेते हो डिफरेंशियल करके। ठीक है, तो एंथैल्पी, एंट्रोपी, टेम्परेचर ये सब निकाल सकते हो। अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स है, ये पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है डायरेक्टली। आप एंड कंडीशंस देखो, इसमें लिखा भी है डिपेंड्स ओनली ऑन फर्स्ट एंड एंड कंडीशंस, सिर्फ फर्स्ट और एंड कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये इनएग्जैक्ट और एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, आपको समझ में आ गए होंगे। तो अभी हमने 10 क्वेश्चंस लिए हैं सिर्फ इस थर्मोडायनेमिक्स के, और इसके अंदर आपको आधी से ज़्यादा थर्मोडायनेमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर कर दिए हमने इसके अंदर। ठीक है, अगला जो इसका मैं पार्ट लेके आऊँगा 10 क्वेश्चन और कराऊंगा। हर टॉपिक से हमारे 20 क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे थर्मोडायनेमिक्स के, फ्लूइड मैकेनिक्स के, सोम के, सबके 20 क्वेश्चंस रहेंगे, और वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। हम उसकी सीरीज पूरी तैयार कर रहे हैं। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट आएगा, उसके अंदर मैं आपको जो है साइकिल्स जो डिफरेंट है, कार्नोट साइकिल या जो भी है उनके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरह से न्यूमेरिकल्स आते हैं या जो भी SSC, JEE, DMRC, NFL में आने के चांसेस है, और जो पहले प्रीवियस ईयर का डाटा है उसके अकॉर्डिंग आपको 10 क्वेश्चंस और कराऊंगा मैं इस थर्मोडायनेमिक्स के। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, हम इसी तरह और वीडियोस लाने की कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।